जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य क्लासेस के धारा प्रवाह बैच में। और रोज़ की तरह आज भी हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे ही। और इसके साथ साथ आशा करूंगा कि ये जो सेशन है आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ही लाभदायक हो। तो शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, एक बार ज़ोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ साथ अनुरोध है कि जो भी क्लासेस आपको मिल रही हैं उन सभी क्लासेस को उसी प्रकार आप शेयर करते रहें जैसे इस सेशन को करते हैं, या आगे आने वाले जो सेशंस हैं आपके उनको आप शेयर करते रहते हैं। ठीक है, तो शेयर करें सभी सेशंस को जो कि बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि हम लोग करते हैं कि भाई एक टॉपिक ले लेते हैं जिसको हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज जो हमने सबसे पहले टॉपिक लिया है वो सत्रीय नृत्य को लिया है। तो शुरुआत कर लेते हैं पहले ही और शुरू कर देते हैं सेशन को। इतने आप लोग जो है शेयर कर दीजिए। तो आज का जो नृत्य हमने लिया है वो लिया है सत्रीय नृत्य। ठीक है, ये भी शास्त्रीय नृत्य है और इसे 15वीं शताब्दी में असम में वैष्णव संत शंकर देव द्वारा शुरू किया गया था। किनके द्वारा? शंकर देव द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, शंकर देव द्वारा ये आधुनिक रूप से सत्रीय नृत्य प्रचलित किया गया था और इसका नाम वैष्णव मठों के अनुसार रखा गया था। तो शेयर कर दो भाई जल्दी से सेशन को, एक बार जोरदार तरीके से जो है सभी लोग शेयर कर दो सेशन। फिर उसके बाद हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से शेयर कर दो। तो वैष्णव मठों के से लिया गया सत्रिया जो शब्द है इसका, और ऋषि भरत मुनि के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र से आता है ये भी। तो कहीं ना कहीं ये भी नाट्य शास्त्र से संपर्क रखता है। तो हम पीछे कई ऐसे नृत्य देख कर आ रहे हैं जो नाट्य शास्त्र से जुड़े हुए हैं। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है भैया? भरत मुनि इसके रचनाकार हैं। ठीक है, भरत मुनि इसके रचनाकार है। तो शेयर कर दो भाई जल्दी से। और इसमें जो क्वेश्चन मुख्यतः बनता है वो ऐसे बनता है कि खोल यानी कि ढोल और मंजीरा ये जो है मुख्य रूप से किस नृत्य में शामिल हैं? तो ये सत्रीय नृत्य में शामिल है। तो शंकर देव नाम ध्यान रखना है। क्लियर है? शंकर देव नाम ध्यान रखना है जो इसके शुरुआत करता रहे, रचनाकार रहे। चलिए आगे की ओर बढ़े। इससे पहले शेयर कर दो। ठीक है, जल्दी से शेयर करो। ठीक है, डैनी आज बहुत बुरा लगा भैया, आप हमारे साथ सुनील फैमिली ढाबे पर नहीं गए। भैया फिर कभी चलूँगा, पक्का चलूँगा। और मैंने जैसा कि बताया था वहाँ पर भी बताया था कि आज मैं काफ़ी जल्दी में था, इस वजह से नहीं जा पाया। ठीक है, चलेंगे सभी लोग, चलेंगे एक साथ चलेंगे। ठीक है, हमारी तरफ से ट्रीट हो जाएगी और कुछ नहीं। चलेंगे, पक्का चलेंगे आगे डैनी। ठीक है, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर। और बस इसी तरीके से प्रेम करते रहो चैनल को, सभी लोगों को, है ना। चलेंगे। ठीक है, मैंने जैसा बताया कि जल्दी में था इस वजह से नहीं जा पाए। चलिए और कोई शेयर कर दो भाई जल्दी से सभी लोग। ठीक है, सभी लोग शेयर कर दो अपने दोस्तों में। दिव्या कौन कौन लोग आ चुके हैं भाई? लक्ष्य, अंतिमा, पायल, निकी, रुचिता, सीमा, डोरीमोन, मनीष, डैनी, सुहेल, प्रदीप, दिव्या, डैनी। चलिए भाई बहुत अच्छे, शेयर कर दो सभी लोग एक बार फिर से अपने दोस्तों में। ठीक है, जोरदार तरीके से शेयर कर दो। फिर पहला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। और सभी क्लासेस अटेंड किया करो भाई, मेरी सबसे यही विनती है कि सभी क्लास अटेंड किया करो। ये मनुष्य की सबसे बड़ी गलती होती है कि वो ये मान बैठता है कि उसकी कमांड जो है उस विषय पर बहुत ज़्यादा है, और वहीं पर उसका अत्यधिक आत्मविश्वास जाग उठता है, या जिसे कहें कि अत्यधिक आत्मविश्वास। ठीक है, और यही अत्यधिक आत्मविश्वास जो है उसे ले डूबता है। तो इस बात को समझा करो कि अगर आपके लिए जरूरी केवल ये 9 बजे जो क्लास आती है यही नहीं है, 8 बजे जो हिंदी की क्लासेस आती हैं वो भी हैं, 5 बजे और 3:30 बजे जो मैथ रीजनिंग की क्लासेस हैं वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी ये क्लासेस हैं। तो सभी क्लासेस को रेगुलर देखो, समझो। क्लास में जो लोग आते हैं उनसे तो यह है कि क्लास में भी आप पढ़ रहे हो, उनके लिए डबल फायदा है, आपको प्रैक्टिस करने को मिल रही है। जो लोग क्लास में नहीं आते हैं यहाँ पर, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि भाई डेली क्लास यहाँ पे करते रहो, रेगुलर करते रहो सभी लोग। ठीक है, क्योंकि और हर एक क्लास करो, चाहे वो हिंदी की हो, जीके की हो, मैथ की हो या रीजनिंग की हो, सभी क्लासेस करो, क्योंकि सभी क्लासेस जो हैं आपके लिए उसी प्रकार उपयोगी है जिस प्रकार कोई एक विषय या एक क्लास जो है उपयोगी है। क्लियर है बात यहाँ तक? तो सभी क्लासेस किया करो। कुछ ही कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर आते हैं और हिंदी में भी आते हैं, कुछ ही हैं, जैसे निकी है, साक्षी है, ठीक है,
डोरेमोन है। डोरेमोन तो भाई सभी क्लासेस करता है, कुछ भी कहो। डोरेमोन बड़ा पंक्चुअल व्यक्ति है, ठीक है। जो भी है ये डोरेमोन, कभी मिलेंगे तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। ये हर एक क्लास ऐसी, साक्षी है ये भी हर एक क्लास करती है, निकी है वो भी हर एक क्लास करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से ये वो कैंडिडेट हैं जो वाकई सीरियस हैं अपनी तैयारी को लेकर। बेशक यहाँ पर कितना ही मजाक करते हो, मस्ती करते हो, लेकिन सीरियस हैं अपनी उन क्लासों को लेकर। ये कहीं ना कहीं क्वालिटी की परख रखते हैं। तो मैं सभी से यही विनम्र आग्रह है एक बार फिर से कि भाई अभी तक जो भी चीज़ें आपने एग्जाम्स में देखी हैं या अभी तक जो एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है, उसमें आपको क्लास से ही बहुत कुछ देखने को मिला है। हिंदी की क्लास हो या फिर जीके की क्लास हो, आपको जल्द ही मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आपको आपके एग्जाम्स में रखे हुए मिलेंगे। तो क्यों आप अलग जाओ या इधर उधर जाओ जब आपको इस मंच पे सब कुछ मिल रहा है। तो शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, बढ़ाओ इस मंच को, मोटिवेट करो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मोटिवेशन है वो आप लोगों से ही मिलता है। और ये मोटिवेशन जब तक मिलता रहेगा तब तक ये चलता रहेगा और ऐसे ही प्रश्न मिलते रहेंगे। और मैं यहाँ से ऑनलाइन ऑन रिकॉर्ड ये दावा कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस या जो टॉपिक्स से क्वेश्चन जिस तरीके से बना के मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, अगर वैसे टॉपिक से उसी प्रकार के क्वेश्चन और इसी तरीके के एनालिसिस से क्वेश्चन आपको कहीं से मिलता हो तो आप बेशक यहाँ आना छोड़ दीजिए, ठीक है। और मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस, यानी कि हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन, मेरे ही नहीं केवल हमारे, मतलब हिंदी हो, जीके हो या अदर जो सब्जेक्ट जो आपको यहाँ से मिल रहे हैं, अगर वो कहीं और इससे बेटर मिल रहे हैं तो आप बेशक जाइए। लेकिन अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो शेयर कर दो जल्दी से, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। तो जल्दी से शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों में, और शेयर किया करो, थोड़ी सी मेहनत पीछे किया करो। आपका सम्मान, अगर मेरे आपको मैं सम्मानित लगता हूँ या आप मुझे कोई थोड़ा भी सम्मान देना चाहते हैं तो शेयर जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यही मेरे लिए एक सम्मान की बात होगी कि मेरे जो स्टूडेंट हैं, मेरे जो कैंडिडेट हैं जो पढ़ रहे हैं वो शेयर कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। क्लियर है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं और चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी चैनल जो बढ़ता है उसके पीछे कहीं ना कहीं व्यूअर्स का हाथ होता है, कहीं ना कहीं पूरा का पूरा हाथ व्यूअर्स का होता है, ठीक है। और जहां पर मेहनत ज़्यादा हो रही है उनके मेहनत को सराहने के लिए जरूर कीजिए, ठीक है। क्लियर है। तो मूर्ति बने मत रहा करो, शेयर और लाइक कर दिया करो, बिल्कुल। ये मेरा बहुत पुरानी लाइनें हैं, जब मैं कभी क्लासेस ज़्यादा दिया करता था तो ज़्यादा बोला करता था, जैसा कि डोरेमोन ने बोला कि मूर्ति बन गए हैं सब, अब ना बोले कुछ भी सही बात है। चलिए भाई, फिलहाल जो बात थी मन में वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं लक्ष्य क्लासेस एक फैमिली की तरह है और यहाँ पर आप सभी लोग इसके पाना, ये कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों का, वहाँ के व्यूवर्स का ही एक फेलियर होता है, आपका ही फेलियर होगा ये कहीं ना कहीं, अगर ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला तो, ठीक है। ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला तो, क्योंकि भाई जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे अक्सर इस मेहनत को लेकर घर से बहुत डांट मिलती है कि भाई क्यों रात को जा रहे हो, तुम्हारे पे जो है बच्चे कितने आते हैं, 23, 20, 23, 30 इतने बच्चे आते हैं, इसको इतनों को इतने से थोड़ी हो रहा है कुछ यहाँ पर, जो तुम रात को जाके गला फाड़ते हो, रात को 12-12 बजे तक, 11-11 बजे तक पढ़ाते हो, फिर वापस आते हो इतनी रात में, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं मुझे हर्ट करती हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, पहले प्रश्न ले लेते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो आशा करता हूँ कि आज शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे यहाँ पर, और इसके साथ साथ कल की कक्षा हो या आगे आने वाली कक्षा हो उसमें भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग जुड़ाएंगे, ठीक है। हर एक क्लास में आप लोग जुटाएंगे, इसका मैं आप लोगों से क्या कर सकता हूँ, आशा कर सकता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं आज के सेशन का। पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय किसके पास है? नरेंद्र मोदी, नितिन जयराम गडकरी, श्री नरेंद्र सिंह तोमर, श्री अश्वनी वैष्णव। आंसर दें जरा सभी लोग। आंसर देते रहे सभी लोग। बहुत अच्छे। बी, शुभम का बी है, चलो भाई बहुत अच्छे। रुचिता का ए, अंकुश का ए है, आकाश का ए है, सुहेल का है ए, बहुत अच्छे। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, सभी का आंसर ए है।
तो जो कार्मिक मंत्रालय है, पेंशन शिकायत मंत्रालय है, ये मुख्य रूप से जो है केंद्र सरकार के अधीन कार्य कर रहे कर्मचारियों से संबंधित है। ठीक है, कर्मचारियों से संबंधित है, तो यही वेतन भत्ते इत्यादि का निर्धारण करता है। नितिन जयराम गडकरी की अगर हम बात करें तो इनके पास कौन सा पोर्टफोलियो है? इनके पास सड़क परिवहन एवं राजमार्ग पोर्टफोलियो है। ठीक है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। सब सबूतों को मद्देनजर रखते हुए आप सभी को शेयर ना करने का जरूरत, बस आज ही रिया किया जा रहा है, कल नहीं। बिल्कुल सही बात है डोरेमोन। ठीक है, कल कुछ भी हो सकता है। चलिए, नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं ये इनके पास क्या मंत्रालय है? कोई कमेंट करके बताएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। ठीक है, इनके पास है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर के पास क्या है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर के पास कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इन्हीं के पास। ठीक है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ध्यान रखना है सभी ने। और इसके साथ साथ अश्वनी वैष्णव, ये इनके पास क्या है? इनके पास रेल मंत्रालय। ठीक है, अश्वनी वैष्णव के पास रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये किसके पास है? ये अश्वनी वैष्णव जी के पास है। ठीक है, अश्वनी वैष्णव जी के पास है। तो शेयर कर दो एक बार जोरदार तरीके से, एक बार फिर से। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। शेयर कीजिए जरा जल्दी से। ठीक है, जल्दी से शेयर कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने आ ही चुका है, एक बार शेयर कर दो जोरदार तरीके से, फिर आगे बढ़ते हैं। शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनवारी लाल पुरोहित किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक है? लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, या इनमें से कोई नहीं? आंसर दें जरा सभी लोग। बनवारी लाल पुरोहित इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक हैं? जरा आंसर दें सभी लोग और शेयर कर दें एक बार जरा शेयर कर दें, सही से शेयर कर दें सेशन को, सभी ग्रुप्स में शेयर कर दें, जो जहां जिन जिन ग्रुप में हैं भाई शेयर कर दो। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, देखो भैया आकाश, ईडी जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर काम करती है मुख्य रूप से। ठीक है, प्रवर्तन निदेशालय इसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है। ये मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर काम करती है। सीबीआई जो है कई प्रकार के मामलों को देखती है। पहले सीबीआई का जो निर्माण किया गया था वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ही किया गया था, लेकिन बाद में अब ये क्रिमिनल केसेस को भी हैंडल करती है। लेकिन ईडी स्पेशली जो है मनी लॉन्ड्रिंग को, मामलों को, यानी ब्लैक मनी इत्यादि को पकड़ने के लिए बात करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छे, जिन्होंने भी डी ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही दिया है, क्लियर है, क्योंकि इन तीनों में से किसी के भी नहीं है बनवारी लाल पुरोहित केंद्र प्रशासक। ये जो है ये चंडीगढ़ के हैं। किसके हैं? चंडीगढ़ के। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, ये चंडीगढ़ के हैं। ठीक है, ये चंडीगढ़ के प्रशासक हैं, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक हैं। बिल्कुल डी इसका बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्लियर है। तो अगर हम बात करें किसकी? लद्दाख की, तो लद्दाख के कौन है इस समय उपराज्यपाल? जल्दी से कमेंट करो जरा, लद्दाख के कौन है उपराज्यपाल? कमेंट करें जरा सभी लोग, लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं वह कौन है? अभी कमेंट करो। राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, राधा कृष्ण माथुर, इस बात को ध्यान रखना है। राधा कृष्ण माथुर, ये क्वेश्चन हम पीछे भी कई बार देख चुके हैं। राधा कृष्ण माथुर जो हैं इसके उपराज्यपाल हैं। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है लद्दाख के। अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें तो एडमिरल डी के जोशी। ठीक है, एडमिरल डी के जोशी।
एडमिरल डी के जोशी जो हैं, इसके अंडमान निकोबार के अभी कौन है, प्रशासक हैं, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अंडमान निकोबार के प्रशासक हैं, इस बात को ध्यान रखना है सभी ने। प्रशासक या उपराज्यपाल हैं यहाँ पे, प्रशासक नहीं, यहाँ बोलेंगे उपराज्य, प्रशासक ही बोलेंगे, माफ कीजिए। चलिए लक्षद्वीप के कौन है, लक्षद्वीप के कौन है, कोई कमेंट करके बताया जरा, लक्षद्वीप के कौन है, कोई बता सकता है? प्रफुल्ल पटेल, बहुत अच्छे, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, प्रफुल्ल पटेल, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आंसर क्या होगा, प्रफुल्ल पटेल, लक्षद्वीप के हैं प्रफुल्ल पटेल, प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल, प्रफुल्ल पटेल जो हैं लक्षद्वीप के साथ साथ दादर और नागर हवेली के भी, ये दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप के भी प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल। चलिए ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को, बड़ा ही मजेदार प्रश्न था, इसमें पूछ तो लिया था लेकिन ऑप्शन ही नहीं दिया था। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और ये 100% मिलने वाले हैं, ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है, ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। ओम प्रकाश माथुर कौन है, पता नहीं ओम प्रकाश माथुर जी कौन है भैया, ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ओम प्रकाश माथुर यहाँ पर कोई नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, अंग्रेजी में बोलते हैं इसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, शॉर्ट में आपने सुना होगा NGT। यदि आप अपने निजी जीवन में ज़्यादा व्यस्त ना रहकर अपनी पढ़ाई को भी थोड़ा समय देते होंगे तो ये 100% आप इनके बारे में जानते होंगे, NGT के बारे में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अभी वर्तमान में प्रमुख कौन है? आदर्श कुमार गोयल, राजेंद्र मेनन, तुषार मेहता, प्रदीप कुमार मोहंती। जल्दी से कमेंट करें, ईमानदारी से कमेंट करेंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है। आ जाए सभी लोग, रुचिता, नीतू, चलिए आ जाओ भाई, शेयर कर दो एक बार फिर से, सभी लोग शेयर कर दो और आंसर दो इसका कि NGT के जो अभी अध्यक्ष हैं वो कौन है। ये मैं पीछे भी करा चुका हूँ एक बार, ठीक है। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सी इसका आंसर आ रहा है, तुषार मेहता, बहुत अच्छे, वेरी गुड। और कोई भाई, और कोई, बहुत अच्छे, डोरेमोन का भी सी है, आकाश का ए है, नीतू, हिमांशु, दीपांशी, रुचिता, चलो भाई बहुत अच्छे। निकी ए लॉक कर दिया जाए, चलो भाई बहुत अच्छे। सी आ रहा है बहुत से लोगों का आंसर, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आंसर क्या होगा इसका? आदर्श कुमार गोयल, आदर्श कुमार गोयल बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, बिल्कुल सटीक आंसर है। ये NGT के अध्यक्ष है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष है। ये मुख्यतः एक तरीके का कोर्ट है, एक न्यायाधिकरण है जो किसके मामलों को देखता है? ये पर्यावरण संबंधी मामलों को देखता है, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित मामलों पर इसमें सुनवाई होती है, NGT में सुनवाई होती है। आंसर क्या होगा? आदर्श कुमार गोयल। ये अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही इसके अध्यक्ष चुने गए हैं। तो राजेंद्र मेनन किसके अध्यक्ष हैं? राजेंद्र मेनन किसके अध्यक्ष हो गए? फिर राजेंद्र मेनन हो गए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के। किसके हो गए? सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के, ठीक है, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के ये अध्यक्ष हो गए। चलिए तुषार मेहता कौन है? फिर तुषार मेहता कौन है? तुषार मेहता जो है अधिवक्ता है, यानी कि सॉलिसिटर जनरल है, भारत के महाधिवक्ता, ठीक है, भारत के महाधिवक्ता है, महाधिवक्ता है तुषार मेहता, ठीक है। प्रदीप कुमार मोहंती फिर कौन है? अगर हम यहाँ देखें तो प्रदीप कुमार मोहंती कौन है? भारत के लोकपाल हैं, ठीक है, भारत के लोकपाल हैं। कौन है ये? भारत के लोकपाल हैं, इस बात को ध्यान रखना है, भारत के लोकपाल हैं, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है, कि प्रदीप कुमार मोहंती कौन है? भारत के लोकपाल हैं। क्वेश्चन बड़े आराम से आपके साथ आपसे पुटअप किया जा सकता है इसको लेकर, तो लगे रहो, अपनी तैयारी में बने रहो और इसी तरीके से जुड़े रहो। शेयर कर दो सेशन को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, प्रोफेसर विजय संपाला, अरुण कुमार मिश्रा, इकबाल सिंह लालपुरा या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दे दो, जल्दी से आंसर दे दो। आंसर दो जरा सभी लोग। आकाश बरारी ए, रुचिता का ए, प्रोफेसर विजय संपाला, हिमांशु का बी,
शिवम का बी, अंकुश का भी बी है, अरुण कुमार मिश्रा। चलो भाई बहुत अच्छे। और कोई आंसर देगा? निकी का भी बी है। चलो भाई बहुत अच्छे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। और एक और बात ध्यान रखना है, मानवाधिकार आयोग में जो अध्यक्ष बनता है वह पूर्व जज होना चाहिए। ठीक है, पूर्व जो है सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, वह इसका अध्यक्ष बनता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। प्रोफेसर विजय संपाला, ये किसके अध्यक्ष है? ये मैंने बताया था पिछले क्लास में, मैंने इस पर चर्चा की थी। ठीक है, यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के हैं। किसके हैं? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के ये अध्यक्ष हैं, इस बात को ध्यान रखना है। अरुण कुमार मिश्रा तो आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हैं ही हैं। इकबाल सिंह लालपुरा, इकबाल सिंह लालपुरा जो हैं वह किसके हैं? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के। ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के यह क्या हैं? अध्यक्ष हैं। इस बात को ध्यान रखना है सभी लोग। शेयर कर दो जरा एक बार फिर से सेशन को। ठीक है, शेयर कर दो सेशन को, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। शेयर कर दीजिए जल्दी से आप सभी लोग। ठीक है, सेशन शेयर कर दीजिए, फिर अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। शेयर कर दो जल्दी से, शेयर कर दो सेशन। थर्टी 35 प्लस तो कैंडिडेट मिनिमम होने चाहिए भाई सेशन में। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन तभी लेते हैं। और अगर वास्तविकता में ईमानदारी से आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि हाँ आपको लगता है कि यहाँ से हमें बहुत कुछ जानने को सीखने को मिल रहा है, तो शेयर कर दो। कोई जबरदस्ती नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है कि आप रुकें अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो अगर आपको वाकई बहुत कुछ सीखने को जानने को मिल रहा है तो शेयर कर दो जल्दी से सेशन को। और इसके बाद ही जो है 35 प्लस होना चाहिए। और मैं आपको अभी बता देता हूं, कल का सेशन जो है तभी कंप्लीट होगा जब 45 प्लस होंगे। ठीक है, जब 45 प्लस कैंडिडेट होंगे। अगर आपको वास्तविकता में लग रहा है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन यहां से बनने वाले हैं, क्योंकि पिछले कई एग्जाम्स में मैं दिखा चुका हूं कि क्वेश्चन कहां से क्रिएट हो रहे हैं, वो यहीं से क्रिएट हो रहे हैं। तो आगे भी यहीं से क्रिएट होने वाले हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पर बहुत बारीकी से रिसर्च की जाती है, बहुत दिमाग लगाया जाता है, तब उसको जो है आपके सामने लाया जाता है। ऐਵੇਂ ही नहीं कि उठा दिया और छाप दिया औरों की तरह। इसीलिए प्रश्न यहां से बनते हैं। बहुत अच्छे से शेयर कर दो भाई, बढ़िया से शेयर कर दो। 35 प्लस हो जाने चाहिए, तब इसके बाद जो है 5th क्वेश्चन आपके सामने आएगा। ठीक है, तब 5th क्वेश्चन आपके सामने आएगा। अन्यथा आप भी अपने घर में अभी हैं ही हैं, खुशी से हैं, मजे से हैं, और मैं भी चला जाऊंगा और कुछ ज्यादा नहीं होगा। ना आपका कुछ बिगड़ेगा ना मेरा कुछ बिगड़ेगा। ठीक है, चलिए। हालांकि वास्तविक रूप में बिगड़ेगा तो सही, यानी कि व्यूअर्स का बिगड़ेगा, मेरा नहीं, यानी कि आपका। ठीक है, क्लियर है? तो जल्दी से शेयर कर दो सेशन को। एक बार फिर से लेकर आए, आप लोगों की जिम्मेदारी है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सेशन है, उनको बताना, उनको यकीन दिलाना, ये आपकी जिम्मेदारी। चलो भाई बहुत अच्छे, शेयर करते रहो। ठीक है,
निकी मैं प्रयास तो पूरा कर रहा हूँ ना, फिर मुझे अब देखो मैं कहाँ तक अब और लोगों को रोकूं। मैंने पहले भी एक बात को बोला था कि भाई सबका अपना अपना घर होता है, मेरा भी है, घर पे बड़े हैं मेरे से भी, और मुझे जो है डांट लगती है बहुत ज़्यादा केवल इसी चीज़ के लिए कि क्यों इतना टाइम बिगाड़ रहा है। ठीक है, क्यों इतना टाइम बिगाड़ रहा है जब इतना कुछ कर रहा है, इतना बोल रहा है, लेकिन कोई आता ही नहीं है ना, कुछ ग्रोथ ही नहीं है, तो इतना टाइम छोड़ने की ज़रूरत क्या है। मैंने पहले भी बोला था कि भाई आप लोग ही बचा सकते हो इस सेशन को, मैं नहीं। मेरा काम केवल कंटेंट तैयार करना है, अच्छा कंटेंट तैयार करना है और उसे लाकर आप लोगों के सामने परोस देना है ना। तो अच्छे से परोसना है, ये भी मैं जानता हूँ। तो कैंडिडेट शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, अपने कैंडिडेट जो भी मित्र हों, दोस्त हों, ठीक है, जल्दी से शेयर कर दो। और जो लोग रेगुलर आ जाते हैं, ठीक है, 28 से 20 बच्चे हैं। बिल्कुल गौरव, मैं यही देख रहा हूँ, ठीक है, मैं यही देख रहा हूँ सब। हो सकता है शेयर करने भी गए हों, लेकिन फ़िलहाल अभी तो इतने कम ही बचे हैं। आज हम देखते हैं कि भाई कितने लोग केवल आते हैं या सामान्य रूप से दिखाते हैं कि हाँ हम जो है चैनल के साथ हैं या हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, या हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ऐसे कितने लोग हैं जो लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है, वास्तविकता में चाहते हैं कुछ सीखना। क्योंकि भाई मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपटीशन अब बच्चों का खेल नहीं रहा है। आपको एक ऐसे मंच की ज़रूरत है जो रेगुलर रिसर्च में रहे और अच्छी चीज़ को, अच्छे नॉलेज को जोड़ कर लेकर आए और रखे आपको, ठीक है। मेरे से बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं यहाँ से ज़रूर ये कह सकता हूँ नहीं, मैं कहता हूँ दावे के साथ कि उन प्लेटफॉर्म पे केवल गोबर परोसा जा रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। और ये है कि आप उसे कितना ले पाते हो या कितना एडजस्ट करते हो, ठीक है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं, केवल हल्ला काटा जाएगा और कुछ नहीं। तो भाई अब आप लोगों के हाथ में है कि ये सेशन आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। हाँ, मैं इतना जरूर कर सकता हूँ, और इतना जरूर कर सकता हूँ कि अगर मैं जब तक यहाँ से क्वेश्चन दे रहा हूँ, या अभी भी लगभग 2000 के आसपास क्वेश्चन हो चुके हैं जब से सेशन अभी तक शुरू किया है, ज़्यादा नहीं, लगभग 1.5 या 2 महीने हो रहे होंगे, 2 महीने के आसपास, 2 महीने भी पूरे नहीं हुए, लेकिन 2000 के आसपास क्वेश्चन मैंने आपको देख चुका हूँ। अगर बीच में सेशन अब ये बंद भी हो जाता है तो उन 2000 क्वेश्चंस को ट्राई करना, पढ़ने का पूरा, और फिर उसके बाद जो है आप ये देखना कि आपके एग्जाम्स में वहां से रखे हुए प्रश्न आए या नहीं आए, ठीक है। जल्दी से जो है शेयर कर दो, ठीक है, शेयर कर दो जल्दी से। क्लियर है, हर एक क्लास का यही है, कोई शेयर नहीं होता है, कोई कैंडिडेट नहीं आते हैं, ठीक है। शिवम, बिल्कुल हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा, अगर करोगे तो बिल्कुल होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा, करोगे तो क्यों नहीं होगा। लेकिन यही है कि भाई नहीं आ पाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो, नहीं गौरव, मेरा आत्मविश्वास बिल्कुल कम नहीं है, क्योंकि ये मेरे लिए कोई कमाई का जरिया नहीं है। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग जुड़ें जो वास्तविकता में सीख रहे हैं और सीखना चाह रहे हैं, लेकिन वो गलत जगह पर बैठे हुए हैं, ठीक है, क्लियर है। मैं कभी भी अपना आत्मविश्वास, क्योंकि मुझे कोई नुकसान नहीं होने वाला है गौरव, बिल्कुल भी नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसी गाड़ी अभी मेरी चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। एक समय ऐसा आएगा कि मैं अपनी उस उचित जगह पे पहुंच जाऊंगा जहां मैं जाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक वास्तविकता में नाम हो। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने गंध मचा रखा है यूट्यूब पे, गलत गलत चीजें पढ़ाना, और उसके बाद ही बच्चे इतने दीवाने हो जाते हैं उनके कि पूछो मत, और फिर भी जो है चीजें जो है चलती रहती हैं, निरंतर चलती रहती हैं। तो बस उनके लिए एक जवाब खड़ा करना चाहता हूं कि भाई थोड़ी सी मेहनत कर लो, जिन बच्चों को तुम पढ़ा रहे हो वो वास्तविकता में तुम्हारे लिए समय निकाल रहे हैं और तुम्हें पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम गलत पढ़ा रहे हो। कितने फैक्ट्स गलत पढ़ाए जाते हैं, कितनी चीजें गलत पढ़ाई जाती हैं, फिर भी जो है लोग पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, क्लियर है।
इस बात को ध्यान रख लेना सभी लोग, ठीक है। चलिए फिलहाल चलो ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का सेशन तो पूरा करना ही है जैसे भी करें, ठीक है। चलिए कल का सेशन में आपको फिर से बता देता हूँ, 45 प्लस हो तब उसके बाद हम आगे चलेंगे और आगे हम लोग बात करेंगे अन्य प्रश्नों पर। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वर्तमान सीएमडी कौन है? ठीक है, नटराजन सुंदर, संजय कुमार, डॉक्टर धृति बैनर्जी और वर्षा जोशी। आंसर दे जल्दी से, और वर्षा जोशी आंसर दे जल्दी से। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, खास तौर पे उनके लिए जो ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। जो ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं उनको उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। जल्दी से आंसर दें। सी डी, डी आंसर आ रहा है बहुत ज्यादा। चलिए आंसर क्या होगा इसका? आंसर क्या होगा? डॉक्टर धृति बैनर्जी आंसर आ रहा है बहुत ज्यादा। आंसर क्या होगा लेकिन इसका आंसर होगा संजय कुमार। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसका उत्तर क्या होगा? संजय कुमार बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि रेलवे टेलीकॉम कॉर्पोरेशन, यानी कि इसकी जो बात है वो किसको लेकर है? संचार को लेकर है। जो वाईफाई व्यवस्था वगैरह रेलवे स्टेशनों पर लाई जा रही है तो उसके सीएमडी कौन है? अभी संजय कुमार है। तो नटराजन सुंदर भी, मेरे ऑप्शंस में कई क्वेश्चन छिपे होते हैं तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। नटराजन सुंदर, जल्दी से कमेंट करके कोई बताएगा कि कहाँ के अध्यक्ष है? तो नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के, ठीक है। नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के, ठीक है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि भाई सीधी सी बात है, जो बैंक होते हैं, बैंक लोन देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं? लोन देते हैं, और वो लोन की अगर रिकवरी नहीं हो पाती है तो वो क्या बन जाता है? वो एनपीए बन जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाता है, जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होता है। तो उसकी पुनः भरपाई के लिए, उसको पुनः उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए, उस कमी को पूरा करने के लिए जो कंपनी काम करती है उसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी कहा जाता है। तो उसके जो अध्यक्ष है अभी कौन? नटराजन सुंदर है। धृति बैनर्जी, धृति बैनर्जी ये कहाँ की है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अध्यक्ष है, निदेशक है, डायरेक्टर है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। किसकी? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, ठीक है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ये निदेशक हैं। और एक और रोचक तथ्य इसमें यह है कि जीएसआई यानी जेडएसआई यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की यह पहली महिला अध्यक्ष है, ठीक है, या निदेशक है। पहली महिला निदेशक है, इस बात को ध्यान रखना है। पहली महिला डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रथम महिला निदेशक हैं ये, ठीक है। प्रथम महिला निदेशक हैं, इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ पर? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें वर्षा जोशी जी की, तो वर्षा जोशी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की अध्यक्ष है, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। और यहाँ पर भी रोचक तथ्य यही है कि ये भी जो है पहली महिला अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की, वर्षा जोशी। वर्षा जोशी पहली महिला अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की, नेशनल डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ डेयरी, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना है सभी लोग, ठीक है। क्लियर है? चलो भाई, दो अंजलि शर्मा, चलो बढ़िया, बहुत अच्छे। आते रहें सभी लोग, जोड़ते रहें एक दूसरे को, पढ़ते रहें। सेशन इसी तरीके से चलता ही रहेगा, ऐसा कामना मैं करता हूं। न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए किस समिति का गठन किया गया? अशोक कुमार समिति, अजीत मिश्रा समिति, आर.एस. शर्मा समिति, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट करो, आंसर दो।
जल्दी से आंसर दो। ये काफी सुर्खियों में रहा है, करंट अफेयर्स में रहा है। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी तय करने हेतु, न्यूनतम मजदूरी तय करने हेतु किस समिति का गठन किया गया? जल्दी से कमेंट कर दो बेटा। अशोक कुमार समिति, अजीत मिश्रा समिति, आर.एस. शर्मा समिति, या इनमें से कोई नहीं? तीसरा आर.एस. शर्मा समिति, बी रुचिता का अजीत मिश्रा समिति। बहुत अच्छे, इसका आंसर क्या होगा? अजीत मिश्रा समिति। अजीत मिश्रा समिति न्यूनतम मजदूरी तय करने हेतु चुने गए हैं। इनके लिए ये उस पर अपनी रिपोर्ट जारी करने के लिए इनको चुना गया है, इस बात को ध्यान रखना है। आर.एस. शर्मा समिति जो है कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित एक अधिकार पैनल है। ठीक है, ये एक अधिकार पैनल है किसके लिए? कोविड-19 के वैक्सीन से संबंधित। ठीक है, कोविड-19 के वैक्सीन से संबंधित एक अधिकार पैनल है, इस बात को ध्यान रखना है। क्वेश्चन बड़े आराम से क्रिएट हो सकता है, क्लियर है? क्वेश्चन बड़े आराम से क्रिएट हो सकता है। इसके बाद की अगर हम बात करें अशोक कुमार समिति, तो पत्रकार कल्याण योजना के दिशा निर्देश के लिए बनाया गया समिति है। किसके लिए? पत्रकार कल्याण योजना। ठीक है, पत्रकार कल्याण योजना के दिशा निर्देश, ठीक है, के दिशा निर्देश को लेकर बात ये करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो हो गए तीनों ऑप्शंस एक एक करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अब जल्दी से, शेयर भी करते रहो बस साथ साथ में। संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश कौन सा है? कौन सा है? वियतनाम, चेक गणराज्य, ईरान या मिस्र? ठीक है, 9वां सदस्य देश कौन सा है? जल्दी से कमेंट कर दो, 9वां सदस्य कौन सा है? कमेंट करें जरा सभी लोग। ईरान, ईरान, बहुत अच्छे। निकी, शिवम, रीगल यानी विवेक, चलो निकी, अंतिमा, हिमांशु, राजा, दीपांशी, अंजलि, आकाश, बहुत अच्छे। आंसर क्या होगा इसका? संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश जो बना वो ईरान बना। यानी कि अगर हम बोलें SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में टोटल मेंबर्स ऑफ कंट्रीज कितनी है? 9 है। टोटल मेंबर्स ऑफ कंट्रीज कितनी है? 9 टोटल मेंबर्स ऑफ कंट्रीज है। 9 सदस्य देश हैं इसमें। कितने हैं? 9 सदस्य देश हैं इसमें, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, 9 सदस्य देश हैं इसमें। 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग, चीन में है। 2003 में इसकी स्थापना की गई थी, बीजिंग चीन में इसका मुख्यालय है। ठीक है, बीजिंग चाइना में इसका मुख्यालय है, इस बात को ध्यान रखना है सभी ने। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अगर अच्छा जल्दी से कमेंट करके बताओ कि मिस्र किस संगठन का या किसका 9वां सदस्य देश है? मिस्र, मिस्र किसका 9वां सदस्य देश है? जल्दी से बताओ। जो 9वां सदस्य देश है मिस्र किसका है? किस ग्रुप का है? कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है, ये मैंने पढ़ा चुका हूं मैं ये क्वेश्चन भी कई बार। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं, क्लियर है? जल्दी से आंसर दे दो सभी लोग। 9वां जो सदस्य देश है मिस्र, वो किस संगठन का है? क्योंकि ये पढ़ा चुका हूं मैं पहले। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? न्यू डेवलपमेंट बैंक। देखो भाई, पिछले क्वेश्चंस को भी जो है ध्यान में रखा करो, केवल आगे की तरफ नहीं बढ़ना है, हमें पीछे का भी जो है सारा ध्यान रखना है। ठीक है, तो मिस्र जो है 9वां सदस्य देश रहा और इसका मुख्यालय कहाँ है? ये किस ग्रुप का बैंक है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो किस ग्रुप का बैंक है? ये ब्रिक्स का है। ठीक है, किसका है? ब्रिक्स का ये देश ग्रुप है। ब्रिक्स का ये सदस्य बैंक है एक तरीके से, जिसमें 9 सदस्य देश हो गए हैं और इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों ने 2014 में की थी। मुख्यालय कहाँ है एनडीबी का? मुख्यालय संघाई चीन में है। कहाँ है? संघाई चीन में है, इस बात को ध्यान रखना है। संघाई चीन में है, इसका मुख्यालय जो है संघाई चीन में है। चेक गणराज्य, ये भी किसी का जो है बिल्कुल नवीनतम सदस्य देश बना
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का 47वां सदस्य देश बना। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का ये जो है 47वां सदस्य देश बना। ठीक है, तो सीधा सा कंसेप्ट है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है उसमें टोटल कितने सदस्य देश हैं? 47 सदस्य देश हैं, इस बात को ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। कब की गई थी? 2006 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना 2006 में की गई थी, इस बात को ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में इसका मुख्यालय। कहाँ है? जिनेवा में इसका मुख्यालय है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से, जल्दी बढ़ा लेते हैं सेशन को, शेयर करते रहिएगा। 31वां व्यास पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? शरद पगारे, असगर वजाहत या डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी या मधु कंकारिया? जल्दी से आंसर दे दें। ठीक है, बहुत अच्छे, आंसर दे दो सभी लोग। बी आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे, असगर वजाहत। ठीक है, असगर वजाहत। ये क्वेश्चन मैं रिपीट कर चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ इस बार। इनकी एक जो किताब रही, उस किताब का नाम है, इनकी रचना का नाम है, और ये रचना क्या है? एक तरीके से एक नाटक है। क्या है? ये एक नाटक है। इनका नाटक जो इन्होंने लिखा उसका नाम है महाबली। महाबली नाटक के लिए असगर वजाहत को 31वां व्यास पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो ये साहित्य क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। शरद पगारे को जो है वो, शरद पगारे को 30वां कौन सा मिला था? 30वां व्यास सम्मान दिया गया था या व्यास पुरस्कार दिया गया था, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, 30वां व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया था शरद पगारे को। इनकी जो एक रचना है, उपन्यास था इनका पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। ठीक है, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी जो है इनका एक उपन्यास रहा शरद पगारे का, जिन्हें 30वां व्यास पुरस्कार 2020 दिया गया था। ठीक है, 21वां और 31वां किसे दिया गया? असगर वजाहत को दिया गया, इस बात को ध्यान रखना है सभी लोगों ने। ठीक है, क्लियर है। इसके साथ ही अगर हम बात करें डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी की, तो इन्हें मूर्ति देवी सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 33वां मूर्ति देवी सम्मान। ठीक है, मूर्ति देवी सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये मूर्ति देवी सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सम्मान है, इस बात को ध्यान रखना है। इनकी रचना थी अस्ति व भवति। ठीक है, इनकी रचना क्या थी? अस्ति व भवति, ये इनकी रचना थी, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, मधु कंकारियां, तो भाई इनको भी कोई नहीं, जब मेरे ऑप्शन में है तो जरूर इनसे रिलेटेड जो है चीजें ध्यान में आ रही होंगी। ठीक है, क्लियर है। क्या है इसमें? मधु कंकारिया को 31वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, 31वां बिहारी सम्मान पुरस्कार दिया गया। ठीक है, 31वां बिहारी पुरस्कार से जिन्हें सम्मानित किया गया। 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। इनकी एक उपन्यास है मधु कंकारिया का, यह हम यहाँ थे। ठीक है, इनका उपन्यास क्या है? हम यहाँ थे। ठीक है, हम यहाँ थे, ये इनका उपन्यास है मधु कंकारिया का, तो इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो चीजें जो हैं आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। आशा करता हूं कि हर एक ऑप्शन में एक नई डिटेल आपको जानने को मिल रही होगी, और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा तरीके से एनालिसिस किया जा रहा है,
और हर एक आंसर को यहाँ पे दिया जा रहा है। एक तरीके से पूरे हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम बहुत अच्छे से किया जा रहा है। तो जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आपका इसी से ही बने, क्वेश्चन इससे ही बन सकता है, 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 और इससे रिलेटेड जो जो डिटेल्स थी वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। तो इसी बात पे शेयर कर दो जल्दी से, ठीक है, शेयर कर दो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2022 कब मनाया जाता है? 31 मई, 22 मई, 8 मई या 3 मई? जल्दी से कमेंट करो, बता दो भाई जल्दी से, देखते हैं भाई किस किस का आंसर सही आता है। किस किस का आंसर सही आता है, जल्दी से कमेंट कर दो। 3 मई, नवीन का 22 मई है, आकाश का 3 मई, शिवम का भी 3 है भाई, निक्की का भी 3 मई है। चलो भाई बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छे, धन्यवाद निक्की, धन्यवाद। चलिए बहुत अच्छे, 3 मई इसका आंसर क्या होगा? 3 मई, बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा? 3 मई। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता, डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता, पत्रकारिता, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ये इसकी थीम रही, हालांकि बहुत लंबी थीम है लेकिन बताना जरूरी था। 2022 की थीम ये रही है। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, इसकी बात करें 8 मई की, तो 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, ठीक है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम रही थी बी ह्यूमन काइंड, ठीक है, इसकी थीम क्या रही थी? बी ह्यूमन काइंड। बहुत अच्छे राजा, हिमांशु, पूजा, वेरी गुड। इसकी थीम क्या रही थी? बी ह्यूमन काइंड, ठीक है, बी ह्यूमन काइंड इसकी थीम रही थी। इस बात को ध्यान रखना है सभी ने। इसके बाद अगर हम बात करें 22 मई की, तो 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के बारे में, तो इसको ऊपर मैंने डेली न्यूज नाम का एक प्रोग्राम में पहले चलाता था चैनल पर, उसमें मैंने इसके बारे में 22 जून के बारे में इस पर चर्चा की हुई है। उस पर जाकर आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 22 मई को मनाते हैं। और 2022 में जो इसकी थीम रही वो क्या रही? सभी जीवों हेतु साझे भविष्य का निर्माण। सभी जीवों हेतु साझे भविष्य का निर्माण। तो डेली न्यूज जो प्रोग्राम है आप उसमें जाकर देख सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस क्या है, इसकी थीम क्या रही, क्यों इसको मनाया जाता है, इत्यादि इत्यादि। क्लियर है? इसके बाद अगर हम बात करें 31 मई की, किसकी बात करें? 31 मई की, तो 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ठीक है, 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कोई बता सकता है? बहुत अच्छे आकाश, तंबाकू निषेध दिवस, बहुत अच्छे, वेरी गुड। और कोई भाई? 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखना है सभी ने। और इसकी थीम क्या रही थी? इसकी थीम रही थी पर्यावरण की रक्षा करें, प्रोटेक्ट टू एनवायरमेंट। इसकी थीम रही पर्यावरण की रक्षा करें, ठीक है, इसकी थीम रही थी पर्यावरण की रक्षा करें, प्रोटेक्ट टू एनवायरमेंट, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, तो एक हम डेली का, मैं ये एक डे का जो है मैं डाल रहा हूं, डे का क्वेश्चन डाल रहा हूं डेली सेशन में, और उसके साथ साथ 3 और डेज में आप लोगों को बता रहा हूं। तो इतना कुछ मैं यहाँ पे देने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, जहां आपसे क्वेश्चन छूटे ही नहीं आपके एग्जाम में आए तो।
जीके कहीं नहीं जाने वाली है, जीके सारी की सारी आपके हाथ में ही रहने वाली है, उसके लेकर घबराना नहीं है। बस सपोर्ट कर दो थोड़ा सा, ताकि मैं औरों को दिखा सकूं कि हाँ भाई यहाँ पर भी जो है भीड़ है, बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत बड़े पागल हैं यहाँ पर अपने कैरियर को लेकर, ठीक है, ताकि मुझे ना सुनना पड़े यार बार बार, ठीक है, यही सुनने को मिलता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वन ओशन समिट की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? फ्रांस, श्रीलंका, चीन, पणजी, गोवा। चलिए आंसर दें जल्दी से, जल्दी से आंसर दें, आसान प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करें। वन ओशन समिट की मेजबानी किस देश ने की? ए, बहुत अच्छे आंसर क्या होगा यहाँ पे? फ्रांस, बिल्कुल सही है, फ्रांस ने इसकी मेजबानी की और भारत भी इसमें शामिल हुआ था, ठीक है, भारत भी इसमें शामिल हुआ था। इस वजह से क्वेश्चन बड़े आराम से पूछा जा सकता है। 2022 में वन ओशन समिट की मेजबानी किस देश ने की? फरवरी 2022 में इसका आयोजन किया गया था, तो फ्रांस ने इसकी मेजबानी की और भारत की ओर से इस सम्मेलन में पीएम मोदी द्वारा इसे संबोधित किया गया था। तो भारत की ओर से कौन गया था? पीएम मोदी यहाँ पर भारत की ओर से शामिल हुए थे, ठीक है, भारत की ओर से शामिल हुए थे, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। नोवा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, 9th नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन स्थल क्या है, स्थान क्या है? गुवाहाटी, शिलोंग, ईटानगर, कोहिमा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इससे प्रश्न बनने की पूरी संभावना बनी हुई है। आंसर दें जरा जल्दी से कि नोवा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ये जनवरी कब हुआ? ये जनवरी 2022 में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन किस तरीके से क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है, तो आंसर दें इसका, क्या होगा इसका आंसर? गुवाहाटी। शिवम बहुत अच्छे, क्लियर है, इसका आंसर क्या होगा? गुवाहाटी। गुवाहाटी किस राज्य में है? ये असम राज्य में एक जिला है, वो असम का, ठीक है। शिलोंग मेघालय में है, मेघालय की राजधानी भी है, इस बात को ध्यान रखना है। ईटानगर कहाँ है? कमेंट करके बताओ जरा, ईटानगर कहाँ है? ईटानगर कहाँ है? जल्दी से कमेंट करो, ईटानगर कहाँ है? वेरी गुड आकाश, नवीन, राजा, निकी, रीगल फोटो स्टूडियो, ठीक है, मनीष, नवीन, अरुणाचल प्रदेश, बहुत अच्छे गौरव, वेरी गुड। यहाँ क्या आंसर होगा? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। कोहिमा कहाँ है? नागालैंड में है, नागालैंड की राजधानी भी है कोहिमा, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं इनको आपने बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है, क्वेश्चन बड़े आराम से क्रिएट हो जाएंगे। तो यहीं पे जल्दी से बता दो, एक बार जो है रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ मनाया गया था? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ मनाया गया था? जल्दी से कमेंट करो जरा, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ मनाया गया? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ मनाया गया? कमेंट करो जरा, करवा चुका हूं मैं पहले भी। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। राजमहेंद्रव, आंध्र प्रदेश, ठीक है, राजमहेंद्रव, राजमहेंद्रव आंध्र प्रदेश, ठीक है, राजमहेंद्रव आंध्र प्रदेश में इसको का आयोजन किया गया था, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। यात्रा और पर्यटन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है 54, 51, 56, 66। आंसर दें जल्दी से, कमेंट कर दो। कमेंट करो। 56, बहुत अच्छे। और कोई? राजा का 56 है, शिवम का भी 56 है, गौरव का भी 56 है, निक्की का 54 है, बहुत अच्छे। आंसर क्या होगा इसका? 54। यात्रा और पर्यटन सूचकांक 2021 में भारत का जो स्थान है वो 54वां है और पहले स्थान पर जापान है। कौन है पहले स्थान पर? फर्स्ट पोजीशन है जापान की, ठीक है, जापान की पहली पोजीशन है। इसको जारी कौन करता है? आर्थिक
ठीक है, कौन जारी करता है, जल्दी से बताएं। इकोनॉमिक, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। विश्व आर्थिक मंच इसे जारी करता है, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच इसे जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा सभी लोग। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप का आयोजन स्थल है दुबई, ढाका, टोक्यो, दिल्ली। दुबई, ढाका, टोक्यो, दिल्ली, आंसर दें जल्दी से। अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप का आयोजन कहां किया गया, कमेंट करें। बिल्कुल निकी 2 दिन पहले ही पढ़ा था, दुबई। गौरव सिंह, बहुत अच्छे। आंसर क्या होगा इसका, दुबई इसका बिल्कुल सही होगा। अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप की बात हो रही है तो इसका आयोजन दुबई में किया गया था, ठीक है। विजेता टीम कौन रही, विजेता टीम कौन रही, विजेता टीम जो रही वो कौन रही, भारत इसका विजेता टीम रहा, ठीक है, भारत जो है विजेता टीम रहा। और उप विजेता के रूप में कौन रहा, श्रीलंका उप विजेता के रूप में रहा, ठीक है, श्रीलंका जो है वह उप विजेता के रूप में रहा। और यहाँ पे रोचक तथ्य यह है, रोचक तथ्य क्या है यहाँ पर, कि भारत ने जो है 7वीं बार इस खिताब को जीता है। कितनी बार, 7वीं बार इस खिताब को जीता है भारत ने, ठीक है, 7वीं बार इस खिताब को जीता है, ठीक है, 7वीं बार इस खिताब को जीता है भारत ने, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, शेयर करते रहिए सेशन को, आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल निम्न में से कौन सा है, हैदरपुर आर्द्रभूमि, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, अपर गंगा क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका उत्तर दे दें सभी लोग जरा एक बार फिर से जोरदार तरीके से, और शेयर कर दें अपने दोस्तों में, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। ठीक है, शेयर करें सेशन। आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा अपर गंगा क्षेत्र। अपर गंगा क्षेत्र जो है मुख्य रूप से रामसर और आर्द्र भूमियों में अगर हम देखें तो कहां से कहां तक है, नरोरा से, नरोरा जानते हैं ना, बुलंदशहर में आता है, ठीक है, बुलंदशहर में ही आता है, जानते हैं ना नरोरा को, नरोरा परमाणु क्षेत्र जो है, ठीक है, बुलंदशहर में ही आता है। नरोरा से गढ़मुक्तेश्वर तक का जो क्षेत्र है, गढ़मुक्तेश्वर तक का जो क्षेत्र है ये किस में आता है, ये आपका आता है अपर गंगा क्षेत्र में, जहां उत्तर प्रदेश का पहला रामसर आर्द्र भूमि क्षेत्र शामिल किया गया था, ठीक है, क्लियर है। नरोरा से गढ़मुक्तेश्वर तक आ जाता है ये, ठीक है, बिल्कुल तुम्हारे पड़ोस में ही है शिवम, है पता ही नहीं है, लेकिन चलो आंकड़े पर्याप्त, चलिए बहुत अच्छे, क्लियर है। तो जल्द ही जो है डेली न्यूज़ एक प्रोग्राम के माध्यम को मैं दोबारा से शुरू करने वाला हूं। अगर मेरे पास हो जाते हैं, हेल्पिंग हैंड्स हो जाते हैं अच्छे, तो मैं डेली न्यूज़ प्रोग्राम को शुरू करने वाला हूं। उसमें हो सकता है कि जल्द ही एक एपिसोड आए, किसको लेकर, आपके 10 जो नए रामसर साइट्स जोड़े गए हैं उसको लेकर, ताकि आप और अच्छे से पढ़ सके, समझ सके। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं जल्दी से, ठीक है। अगर अभी 10 जोड़े गए हैं बिल्कुल नए भारत में, न्यूएस्ट अभी हम नहीं देखेंगे, अभी 10 और जोड़े गए हैं, उस पर अभी चर्चा आगे करेंगे। भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया, 2025, 2030, 2032, 2023, जल्दी से कमेंट करें। भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2032, गौरव बहुत अच्छे, और कोई, ठीक है, अभी हाल ही में 10 नई जोड़ी गई हैं, ठीक है, बिल्कुल 10 नई जोड़ी गई हैं, उस पर हो जाएगा। नवीन, हाँ तुम भी हो, सिस्टम की बस कमी होगी थोड़ी, चलो बात करेंगे। आंसर क्या होगा इसका, 2030, बिल्कुल, इसको मैं पीछे भी एक बार करवा चुका हूं। 2030 भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके साथ साथ 2030 में भारत को HIV एड्स का से भी मुक्त होने को बताया गया है। HIV एड्स से भी मुक्त किया जा सकता है, भारत हो सकता है 2030 तक। इसका भी टारगेट रखा है कि 2030 तक जो है हम भारत को HIV मुक्त घोषित कर देंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन, ठीक है, मलेरिया उन्मूलन भी जो है किया जा सकता है। भारत को 2030 का लक्ष्य रखा है मलेरिया उन्मूलन का। 2030 भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है और कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन हो। कितना? जो टोटल वाहन सड़कों पर चल रहे हैं भारत की सड़कों पर, उसका 30% इलेक्ट्रिक वाहन हो, इसका टारगेट भी रखा गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है सभी ने, और ये मैं पहले भी करवा चुका हूं आप लोगों को, आशा करता हूं कि ध्यान रहेगा। 2025 में टीबी मुक्त की बात की गई है, ट्यूबरकुलोसिस से मुक्त करने की बात की गई है भारत को। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस से मुक्त करने की बात की गई है, टीबी से मुक्त करने की बात की गई है भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आईपीओ का पूर्ण रूप क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पॉलिटिकल ऑफरिंग, इंडियन पब्लिक ऑफरिंग, इंडियन पब्लिक ऑफर। जल्दी से आंसर दें। क्या इसका आंसर होगा? अंजलि जी पीछे का देख रही होंगी इस वजह से। हर्षिता राजपूत का बी है, इनिशियल पॉलिटिकल ऑफरिंग। चलिए बहुत अच्छे हर्षिता, आंसर दो, सभी लोग आंसर दो, प्रयास करो पूरा। ठीक है, प्रयास करने से ही सब कुछ होगा। देखो आज मैं ज़्यादा तेज नहीं बोल सकता, गले में थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही है मेरे, लेकिन उत्तर देते रहो, आवाज़ सभी तक तो पहुंच ही रही होगी। चलिए, रुचिता का ए है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, बहुत अच्छे। अंतिमा का ए है, नवीन का सी है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आंसर क्या होगा इसका? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ, ये इसकी फुल फॉर्म है। देखो क्वेश्चन मिल सकता है आपको पीईटी के एग्जाम में या अन्य कई एग्जाम में, आपको इन सब टर्म्स के एनईएफटी, आरटीजीएस या आईएफएससी, ईएमआई, भीम, इन सब के जो है बड़े आराम से जो है आपको मिल सकते हैं। क्या? फुल फॉर्म निकालने को बड़े आराम से, क्योंकि पिछली बार भी पैट में क्वेश्चन पूछा गया था एक ऐसा ही। आईपीओ पब्लिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये है क्या? ये कब जारी किया जाता है? ये तब जारी किया जाता है जब शेयर बाजार में, कब? शेयर बाजार में जब नए शेयर्स को जारी किए जाते हैं, तब पहली बार जब कोई कंपनी अपने शेयर्स जारी करती है, तब उस समय इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि लोगों के लिए पहली बार रखा गया है। ठीक है, पहली बार रखा गया है ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। मैं पहले ही बता चुका हूं, पैट के एग्जाम में अगर आपके 90% से ऊपर नंबर नहीं आते हैं तो भूल जाओ कि तुम पृथ्वी पर रहने लायक हो। ठीक है, इस बात को भूल जाओ कि तुम पृथ्वी पर रहने लायक हो। और इस 90% में से 50% मैं तुमको दे रहा हूं, फिर भी यदि होश में नहीं हो तो भूल जाओ कि तुम पृथ्वी पर रहने लायक हो। तुम तो सबसे दूर वाले ग्रह पे पहुंच जाओ, किस पे? वरुण पे पहुंच जाओ रहने के लिए। ठीक है, तो ज्यादा सही रहेगा। क्लियर है? और जो लोग मौज ले रहे हैं लेने दो, 50% मैं तुमको दे रहा हूं यहाँ पे, बाकी का जो है इसमें से 90% में से लगभग 20% आपको हिंदी में मिल रहा है, यानी कि 70% यहीं पे रखे हुए हैं हिंदी के में। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें, 8 बजे डेली क्लासेस देख लें, हर एक ऑप्शंस के बिल्कुल एनालिसिस को अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लें, तो आपके 20 नंबर कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, 20 नंबर कहीं नहीं गए हैं 100% में से। ठीक है, 100 नंबर का पेपर है, उसमें से 90% से ऊपर नहीं है तो फिर बेकार हो तुम लोग। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है, 20% तो तुम्हें हिंदी दे के जाएगा 20 नंबर, और 50 नंबर जीके दे के जा रही है यहाँ पे। बचे बाकी के 30 नंबर। 30 नंबर क्या तुम लोग इतने बेकार हो कि मैथ और रीजनिंग में नहीं ला सकते हो 30 नंबर? ये बता दो मुझे, इतने बेकार हो? नहीं ना? या हो इतने बेकार? बताओ जरा, क्लियर है? इतने बेकार हो तुम?
मंगल उंगल पे नहीं भेजो, मंगल पे भी रहने लायक नहीं हो तुम लोग, बिल्कुल भी मंगल पे रहने लायक हो। वो तो मेरा फेवरेट घर है, वहां तो बिल्कुल भी जो है नहीं रहने लायक हो। मंगल पे तो बिल्कुल ही रहने लायक नहीं हो, ठीक है। मंगल पे तो बिल्कुल ही रहने लायक नहीं, वो तो मेरा सबसे फेवरेट घर है मंगल, ठीक है। वहां तो मैं बिल्कुल ही ना रखूं। अगर 90% जो है मिनिमम नंबर 90% नहीं है पैट में, तो भूल जाओ कि तुम्हारे लिए उत्तर प्रदेश में कोई नौकरी रखी है। और जो लोग इस बात से खुश हो रहे हैं कि हम तो यूपी पुलिस में चले जाएंगे, यूपी ट्रिपल एससी नहीं हुआ तो भूल जाओ बेटा यूपी पुलिस भी, क्योंकि यूपी पुलिस इतना आसान नहीं रहा है। और वैकेंसी निकलेगी ऊंट के मुंह में जीरा, ठीक है। तुमसे बड़े बड़े खलीफा बैठे हुए हैं खाने के लिए, और आजकल तो पहले ही फिक्सिंग हो जा रही है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है। इस बात को ध्यान रख लेना, अच्छे से ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर 50% मैं दे रहा हूँ, 20% हिंदी की मैम दे रही हैं, और इसके बाद जो बचता है आपका 30% वो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के 5 क्वेश्चन आएंगे मात्र, ठीक है। कर लेना आराम से, हो जाएगा मामला सेट बिल्कुल, ठीक है। बाकी जो है वो आपको कहाँ मैथ और रीजनिंग से मिल रहा है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कैसे चलेगा, नहीं चलने वाला है। सब कुछ यहाँ पे मैं तय करके दे रहा हूं, लेकिन दिक्कत वही हो रही है कि भैया स्वर्ग जाएंगे हम, अप्सरा मिलेगी वहां बहुत सारी, ठीक है। अप्सराएं भी जो है लात मार के भगा देंगी कि भागो नल्लो, यहाँ पे कोई काम नहीं है तुम लोगों का, ठीक है। किसी काम के नहीं हो, 90% भी नहीं ला पाए पैट में, भाग जाओ यहाँ से, ठीक है। तो भगा देंगे लात मार के। चलो आ जाओ डोरेमोन भाई, वहां भी लाइन में टोकन लेकर जाना पड़ेगा। चलो भाई अब बिल्कुल, अब तो खेत भी कम होते जा रहे हैं, सही बात है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, जल्दी से आंसर बताएं। लॉर्ड ऑकलैंड, चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड हॉर्डिंग, जल्दी से कमेंट कर दो। मैं तो घूम के आया हूं बिल्कुल। चलिए आंसर देते रहिए सभी लोग। डी बी सी, बहुत अच्छे आंसर होगा इसका चार्ल्स मेटकॉफ। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। इतनी बार रिपीट हुआ है, इतनी बार तो कोई और क्वेश्चन मुश्किल ही रिपीट होता होगा। सरकारी प्रश्न है ये, कौन सा प्रश्न है, सरकारी प्रश्न है ये। कैसा प्रश्न है, सरकारी प्रश्न। सरकारी प्रश्न का मतलब जानते हो ना, मतलब जब एग्जामिनर के दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वो ऐसा क्वेश्चन उठाकर रख देता है। ध्यान रखना मेटकॉफ है। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किस वायसराय के काल में की गई। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, जल्दी से आंसर दे दें। यहां पर इंडिपेंडेंट किया कि आप कुछ नहीं लगेगा, ठीक है, फ्री कर दिया उसने। उनको सारे राइट्स दे दिए गए, बोलने के सारे राइट्स दे दिए गए, लिखने के सारे राइट्स दे दिए गए, ठीक है। मुक्तिदाता को आप ऐसे ले सकते हैं। चलिए आंसर दीजिए, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किस वायसराय के काल में की गई। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, जल्दी से आंसर दें। बड़ा ही मजेदार प्रश्न है, और ये भी कैसा प्रश्न है, सरकारी प्रश्न है। कैसा प्रश्न है ये, सरकारी प्रश्न है। लिख लेना सरकारी प्रश्न बच्चे से बड़े बड़े अक्षरों में। आंसर क्या होगा इसका, बी, बी आंसर। चलिए हर्ष, निकी, हर्षिता, अंतिमा, मनीष, रिपन, आकाश का सी, कर्जन, बहुत अच्छे। यहाँ क्या आंसर होगा, कर्जन। इस बात को ध्यान रखना है, कर्जन 1899 से 1905 तक यह भारत वायसराय के रूप में रहा, ठीक है, वायसराय के रूप में रहा। इस बात को ध्यान रखना है। 1905 का बंगाल विभाजन जैसा विवादित कार्य जो है इसी के काल में हुआ, इस बात को भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन बड़े आराम से बना हुआ है बंगाल विभाजन को लेकर, ये भी सरकारी प्रश्न है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। लॉर्ड रिपन को किसका जनक कहा जाता है, तो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस का लॉर्ड रिपन को। इसी ने ही भारत में जो है नगर पालिका जैसे कंसेप्ट को शुरू किया था, ध्यान रखना है। लॉर्ड मिंटर को किस नाम से और जाना जाता है, सांप्रदायिक
जनक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सांप्रदायिकता का जनक, सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने 1909 में भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से मुस्लिम्स के लिए एक अलग निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत को मंजूरी दे दी। ठीक है, क्लियर है? जल्दी से शेयर कर दो सेशन को, मजेदार क्वेश्चन था भैया। ठीक है, इसी तरीके से सरकारी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू पत्रिका, अरे वाह, एक और आ गया सरकारी क्वेश्चन ये तो। ठीक है, ये भी सरकारी क्वेश्चन है भैया। इतने सरकारी प्रश्न जो कि हमेशा आते रहते हैं एग्जाम में, तब तो मौज ही आ जाएगी। शिशिर कुमार घोष, तारक नाथ दास, एनी बेसेंट, सचिंद्र नाथ सान्याल, न्यू इंडिया पत्रिका के संपादक कौन है या किसके द्वारा शुरू किया गया था? आकाश बरारी सी। आंसर दो भाई जल्दी जल्दी फटाफट। ठीक है, जल्दी से आंसर दो। आंसर क्या होगा इसका? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया पत्रिका की शुरुआत की थी। सरकारी प्रश्न है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय जो कांग्रेस पार्टी थी ब्रिटिश काल में, उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही थी? एनी बेसेंट रही थी। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, एनी बेसेंट रही थी, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है सभी ने। कौन रही थी? एनी बेसेंट रही थी, इस बात को ध्यान रखना है सभी ने। चलिए, शिरीष कुमार घोष, इनके द्वारा निकाली गई एक पत्रिका का नाम बताओ, या एक किताब, एक पत्रिका का नाम बताओ, बहुत ही मजेदार है। ठीक है, जाट मोंटी चौधरी, नमस्कार भैया जी, नमस्कार मोंटी, आ जाओ, शेयर कर दो जरा सभी लोग सेशन को एक बार फिर से बढ़िया करके। ठीक है, आंसर दें सभी लोग यहाँ पर। शिरीष कुमार घोष, जो शिरीष कुमार घोष यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी सरकारी प्रश्न बनाते हैं। ठीक है, एक सरकारी प्रश्न बनाने वाले व्यक्ति हैं। अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, इस बात को ध्यान रखना है। अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका। फिर इसके बाद जो एक एक्ट आता है, एक एक्ट आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसमें क्या था कि जितने भी हिंदुस्तानी भाषा में या भारतीय भाषा में छपने वाले अखबार थे, ठीक है, भारतीय भाषी अखबार थे, उनको जो है बैन लगा दिया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा। तो अमृत बाजार पत्रिका बंगाली में छपती थी, इसने क्या कर दिया? अंग्रेजी कर दिया। अब बंद कर लो इसे। ठीक है, और इसमें जो है मुख्य रूप से भारतीय स्वतंत्रता के बारे में लिखा जाता था, अंग्रेजों के द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न के बारे में लिखा जाता था। तो इस बात को ध्यान रखना है, बांग्ला में छपती थी, बाद में अंग्रेजी में इसे छापा गया। एनी बेसेंट की एक और पत्रिका का कोई नाम बताना चाहेगा? कोई और एक और पत्रिका थी न्यू इंडिया के अलावा, क्या पत्रिका थी? सरकारी प्रश्न है। कॉमनवील, कॉमनवील भी जो है किसकी पत्रिका है? एनी बेसेंट की पत्रिका है। शेयर कर दो जरा एक बार फिर से जोरदार करके। ठीक है, सभी लोग शेयर कर दो सेशन को, सेशन के अंत तक बने रहो और पढ़ते रहो। फ्री हिंदुस्तान किसकी पत्रिका है? फ्री हिंदुस्तान किसकी पत्रिका है? तारकनाथ दास की। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास की पत्रिका है, इस बात को ध्यान रखना है। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास की पत्रिका है, इस बात को ध्यान रखना है सभी ने। ठीक है, चलिए, सचिंद्र नाथ सान्याल ने द रिवोल्यूशनरी पत्रिका की शुरुआत की थी। द रिवोल्यूशनरी पत्रिका की शुरुआत इन्होंने की थी, सचिंद्र नाथ सान्याल ने। इसके साथ साथ एक और बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सरकारी प्रश्न है क्या, कि सचिंद्र नाथ सान्याल ने HRA की स्थापना की थी। किसकी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी, जिसने काकोरी ट्रेन कार्रवाई को अंजाम दिया। 1924 में इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? कानपुर में की गई थी। ठीक है भैया, ये सब सरकारी प्रश्न है। ठीक है, ये सब सरकारी प्रश्न हैं जो सरकार के एग्जाम के नोट्स में से कभी नहीं जाते हैं। थारू जनजातियां पाई जाती हैं तराई क्षेत्र में, अरावली पहाड़ियों में, छोटा नागपुर पठार में, पश्चिमी घाट में। आंसर दें जरा। बिल्कुल, बंदी जीवन इनकी किताब है, बहुत अच्छे। यशवीर, यस सर, चलिए बहुत अच्छे। आकाश, शिवम, वेरी गुड। आंसर क्या होगा इसका? ए है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तराई क्षेत्र में थारू जनजातियां तराई क्षेत्र में पाई जाती है, मुख्य रूप से
उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में ये निवास करने वाली प्रजाति हैं। क्वेश्चन बड़े आराम से आपको मिलने वाला है उत्तर प्रदेश के पेपर में इससे, थारू जनजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है? सरकारी प्रश्न है भैया, ये लिख लेना सरकारी प्रश्न जोरदार करके, ठीक है, सरकारी प्रश्न करके लिख लेना, ठीक है। संगमरमर, चुनाश्म, ग्रेनाइट, कोयला, कौन इसमें कायांतरित है? मेटामॉर्फिक सेल है, जल्दी से कमेंट करो, मेटामॉर्फिक सेल कौन सा है? ए संगमरमर, शाबाश, बहुत अच्छे। संगमरमर चूना पत्थर से यानी कि लाइम स्टोन से बनने वाला है, ठीक है, लाइम स्टोन से इसका कायांतरण होता है। लाइम स्टोन कैसा है, कैसा चट्टान है? ये अवसादी चट्टान है, ठीक है, अवसादी चट्टान है, इस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? 82.5 डिग्री नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम, 82.5 डिग्री पश्चिम, 82.5 डिग्री नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व, 82.5 डिग्री पूर्व। जल्दी से कमेंट करके बताओ, बड़ा ही आसान प्रश्न है, सभी को मालूम होना चाहिए, सरकारी प्रश्न है ये भी। कमेंट करो जरा जल्दी से। शिवम का ए है, बहुत अच्छे। पूजा का 22 का सी है, चलिए बहुत अच्छे पूजा। डैनी का सी है, शाबाश। मोंटी बहुत अच्छे। शिवम का ए है, चलो भाई बहुत अच्छे। रुचिता, आकाश, अंतिमा, हर्ष, मोहित, शाबाश, वेरी गुड। गुड, वेरी गुड। रचित का डी है, शाबाश, वेरी गुड। अभिषेक का डी है, शाबाश। मुझे तो लगा था कि सबका ही गलत होगा, लेकिन दो लोगों ने तो सही किया कम से कम, रचित और अभिषेक ने। आंसर क्या होगा इसका? डी इसका बिल्कुल सही होगा, 82.5 डिग्री पूर्व। क्या होगा? 82.5 डिग्री पूर्व में है भारत का मानक समय देशांतर, जिसको हम IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड लाइन टाइमलाइन कहते हैं, ठीक है। इसी के द्वारा ही भारत का समय निर्धारित होता है कि भारत में कितना समय होगा। 82.5 डिग्री ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है। ग्रीनविच रेखा को किससे डिनोट करते हैं? 0 डिग्री देशांतर से डिनोट करते हैं। देशांतर रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं, ठीक है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं। इनकी दो ही दिशा होती है, पूरब या पश्चिम, ठीक है। इनका ना तो उत्तर पूर्व होता है, ना ही दक्षिण पश्चिम होता है। ये वाली दिशाएं इनकी नहीं होती है, या तो पश्चिम में होगा या फिर पूरब में होगा, इस बात को ध्यान रखना है। क्लियर है? उत्तर और दक्षिण किसकी होंगी? उत्तर और दक्षिण अक्षांश देशांतर, अक्षांश रेखाओं की होगी। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और सरकारी इसमें बन जाता है कि IST 82.5 डिग्री पूर्वी जो देशांतर है भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? 5 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन सा? यूपी, उत्तर प्रदेश में ध्यान रखना है, नैनी, इलाहाबाद, ठीक है। इसके बाद MP, मध्य प्रदेश, फिर इसके बाद छत्तीसगढ़, फिर इसके बाद ओडिशा, फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है। ध्यान रखना है ये 5 राज्यों से होकर ये लाइन गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखना है। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखना है। और एक और बात ध्यान रखनी है कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्लस 23.5 डिग्री उत्तरी देशा अक्षांश, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं भारत में। भारत में कहाँ काटती हैं ये दोनों रेखाएं? छत्तीसगढ़ राज्य में काटती हैं, इस बात को ध्यान रखना है। दोनों रेखाएं जो है छत्तीसगढ़ राज्य में एक दूसरे को काटती है। झारखंड नहीं है भाई, झारखंड से IST नहीं गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरेगी? कर्क रेखा गुजरेगी, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी देशांतर पर है। चलिए अगले प्रश्न को ले लेते हैं जल्दी से। 1 डिग्री देशांतर की सार्वधिक दूरी कहां पर होती है? यानी कि 1 डिग्री, एक देशांतर ये है, एक देशांतर ये है, तो ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 1 डिग्री का अंतर है। तो इन दोनों के बीच में जो सबसे ज्यादा दूरी होगी वो कौन सी रेखा पर होगी? कर्क रेखा पर, मकर पर, विषुवत पर, या इनमें से किसी पर नहीं? इनके बीच की दूरी समान रहती है हर जगह। क्या ऐसी बात है? मोहित, इक्वेटर, बहुत अच्छे। नवीन, बहुत अच्छे। मनीष, वेरी गुड।
आंसर क्या होगा इसका? विषुवत रेखा, इक्वेटर। ठीक है, विषुवत रेखा इक्वेटर जो कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जो पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटता है। किस किस में? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में यह बांटता है। ठीक है, इसी से ही उत्तर और दक्षिणी दिशाओं का निर्धारण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोंगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं? 91, 92, 81 या 85? जल्दी से कमेंट करके बताओ जरा, इसका उत्तर तो सभी का आना ही चाहिए। बानवे, शिवम, आकाश, वेरी गुड। नाइन्टी टू, बहुत अच्छे। बताओ मोहित, अगर मेरे से होने वाला होगा तो मैं अभी कर दूंगा, अगर नहीं होगा तो मैं कल जरूर कर दूंगा। क्वेश्चन टाइप कर दो। चलिए आंसर क्या होगा इसका? 92, 92 और संविधान संशोधन अधिनियम 2003। 2003 में बोडो डोंगरी भाषाओं को शामिल किया गया, इसके साथ साथ मैथिली और संथाली भाषाओं को भी शामिल किया गया। ठीक है, मैथिली और संथाली। ठीक है, मैथिली और संथाली इन दोनों ही भाषाओं को भी शामिल किया, यानी कुल मिला के 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में लाया गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, बोडो असम में बोली जाने वाली भाषा है, डोंगरी जम्मू कश्मीर में, मैथिली बिहार में, संथाली झारखंड में, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और अभी टोटल 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। टोटल कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। तो लास्ट में जो 4 भाषाएं जोड़ी गई अभी तक, वो 2023 में जोड़ी गई, उसके बाद से अभी तक कोई भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी नहीं गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभाओं में, या संसद के किसी एक सदन में? आंसर दें जरा जल्दी से। ठीक है, बिल्कुल सही है मोहित, बिल्कुल सही है।